अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो आपकी राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट के एपिसोड नंबर 18 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम हमारी आज के एपिसोड को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि एपिसोड कैसी लगी। सो हम अभी शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर मानिया ख़ान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 18। उसे बारिश से अपनी नफ़रत की वजह बताने के बाद वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। तुम पागल हो क्या? तुम कैसे इतना अरसा इस गिल्ट में रह सकती हो कि उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई? नहीं जेजुन, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में गुजार देती, क्योंकि मेरी मॉम की मौत भी मेरी वजह से हुई, क्योंकि वो मुझे बिजली की तार से दूर करते हुए ख़ुद उस तार पर गिर गई थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी, हत्ता कि जब मेरे बाबा और जिस दिन मेरी दादी मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए, उस दिन भी बारिश हो रही थी। इस तरह तो मुझे भी बारिश से नफ़रत होनी चाहिए, मैं बारिश से डरूं। ऐसे नहीं सोचते पागल, क्योंकि खुशी और गमी दोनों अचानक ही आते हैं। अगर हमें पता हो कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो फिर कभी कोई इंसान मरे ही ना, किसी के घर चोरी ना हो, कोई इंसान कत्ल ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो। जो भी होता है किस्मत में पहले से लिखा होता है। मिंजी ने उसके आंसू साफ करते उसे अपने गले लगाया और बोली, लेकिन वो मेरी वजह से ही मरे थे। मैंने ही ज़िद की थी बाहर जाने की, अगर ना करता तो आज मेरे पास होते। जेजुन ने नम लहजे में कहा, नहीं यार, ऐसे नहीं होता। उनकी मौत लिखी ही ऐसे थी। अगर तुम ना होते तो कोई और बहाना बन जाता, लेकिन वो इसी तरह इस दुनिया को छोड़ कर जाते। इसलिए फ़ुजूल बातें सोचकर अपने आप को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि ये सारी सोचें बकवास हैं। तुम जानते हो ना, कोरिया ऐसा मुल्क है जहाँ हवाएं चले ना चले, बारिश ज़रूर होती है और किसी भी वक्त शुरू हो जाती है, ख़ासकर सियोल में। मैं तो हैरान हूँ तुमने ये 10 साल कैसे गुजारे। अगर तुम्हें बारिश से उस दिन के बाद नफ़रत हो गई थी, उससे डरने लगे थे, क्योंकि बारिश में तुम्हारी बुरी यादें बनी थी, तो फिर तुमने इसी बारिश में अच्छी यादें बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर ऐसा करते तो तुम्हें कभी भी बारिश होने पर वो वाक़या याद ना आता जो तुम्हें तकलीफ़ देता है, बल्कि तुम्हारे नए बनाए के खुशी के पल तुम्हें याद आते और तुम इसी बारिश को एंजॉय करते। उसकी फिर से वही बात सुनकर मिंजी ने उसे खुद से दूर किया और उसे कंधों से थाम कर समझाने लगी, जबकि उसकी बात पर वो हैरान हुआ। अच्छी यादें? उसने हैरानगी से पूछा। हाँ, अच्छी यादें, और इन यादों को बनाने की शुरुआत अभी से करते हैं, मिंजी ने मुस्कुराते हुए कहा। और जेजुन का और अपना बैग, छतरी और अभी लिए कुछ स्नैक्स वहीं बेंच पर रखने के बाद वो जेजुन का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए शेड से बाहर ले गई। बारिश अब पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। मिंजी, ये क्या कर रही हो? सर्दी की बारिश में नहाकर बीमार हो जाओगी। जेजुन ने उसे वापस अंदर शेड के नीचे ले जाना चाहा, लेकिन मिंजी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। सब भूल जाओ, भूल जाओ कि हम कहाँ हैं, भूल जाओ कौन सा मौसम है, और भूल जाओ कि इस बारिश में तुमने अपने प्यारों को खोया है। बस इतना याद रखो कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं। ये बारिश बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मिंजी ने मुस्कुराते हुए कहा तो जेजुन उसका चेहरा देखने लगा, जो बारिश के पानी में भीग चुका था और भीगे बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर से चिपकी हुई थी। जेजुन ने बेसाख्ता हाथ आगे करते उसके चेहरे से उन लटों को हटाया। वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। मिंजी ने बारिश का पानी हाथ में भरकर जेजुन के चेहरे पर फेंका तो वो जो उसके चेहरे की मुस्कुराहट में गुम था, होश में आया। मुझे पकड़ कर दिखाओ, मिंजी ने खिलखिलाते हुए कहा और उसे ज़ुबान चढ़ाकर उससे दूर भागी।
जबकि अब जेजुन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और वो उसके पीछे भागा। वो भूल गया था कि वो इस वक्त बारिश में खड़ा है। उसे याद था तो बस ये कि वो मिंजी के साथ है। मिंजी आगे जबकि जेजुन उसके पीछे था और जल्द ही उसने मिंजी को पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उसके पकड़ने पर मिंजी ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन जेजुन ने उसके पेट के गिर्द बांधे हाथों को और मजबूत करते उसे हवा में उठाकर गोल गोल घुमाया, जिस पर मिंजी आसमान की जानिब चेहरा करती अपने बाजू खोल कर खिलखिलाई। उसकी हंसी में जेजुन की भी हंसी शामिल थी। आज पूरे 10 सालों बाद जेजुन ने बारिश एंजॉय की थी और आज इस बारिश से डर भी नहीं लग रहा था, ना नफ़रत हुई थी, बल्कि आज की बारिश तो इसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश थी। सुनसान सड़क पर बारिश में खेलते हुए उन दोनों के हंसने की आवाज़ें माहौल को और ख़ूबसूरत बना रही थीं। उन्हें बारिश में खेलते 5 मिनट ही गुजरे थे कि स्टॉप पर बस पहुंच चुकी थी। बस का हॉर्न सुनकर वो दोनों वापस असल दुनिया में आए। ओह, बस आ गई, चलो जल्दी से बस पर चढ़ें वरना वो छोड़ जाएगी हमें, मिंजी ने जेजुन से कहा। लेकिन हम तो पूरी तरह भीग गए हैं, जेजुन ने उसके और अपने कपड़ों को देखकर कहा। और मज़े की बात थी कि अब उन दोनों को सर्दी का एहसास भी हो रहा था। अच्छा चलो देखते हैं क्या करना है इन कपड़ों का, अभी चलो चलें, उसने कहा और शेड के नीचे से अपनी चीज़ें उठाने बढ़ी, लेकिन जेजुन उससे पहले सारी चीज़ें उठा चुका था। वो दोनों बस में सवार हुए तो उन्हें भीगे देख सब लोगों ने उन्हें हैरान की भरी नज़रों से देखा। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करते उन दोनों ने नज़रें झुका लीं। जल्दी से कार्ड स्कैन करते वो दोनों आगे बढ़े और 2 खाली सीट पर बैठ गए। सब लोग हमें ही क्यों देख रहे हैं, जेजुन ने आहिस्ता आवाज़ में उसके कान में कहा। इग्नोर करो सबको, उसने कहा तो जेजुन ने सर हिलाया और अपने बैग से कुछ ढूंढने लगा। अपनी मतलूबा चीज़ मिलने पर उसने बैग को पाँव के पास रखा और फिर बैग से निकाले तौलिए नुमा रुमाल से मिंजी के बाल सुखाने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, मिंजी ने उसका हाथ रोकते कहा। सर्दी लग जाएगी इसलिए तुम्हारे बाल सुखा रहा हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा तो मिंजी थोड़ा हिचकिचाई। सर्दी लग रही है ना, जेजुन ने उसके बाल खुश करने के बाद रुमाल वापस बैग में रखा और उससे पूछा, जिस पर मिंजी ने हाँ में सर हिलाया। उसने जैसे ही सर हिलाया जेजुन उसके हाथ पकड़कर उन्हें अपने हाथों से रब करने लगा ताकि वो गर्म हो सके। एक्सक्यूज़ मी, ये ले लें, इससे आपको गर्माहट मिलेगी, लेकिन सॉरी मेरे पास एक ही है। मिंजी की उम्र की ही एक लड़की जिनके बराबर वाली सीट पर बैठी थी उन्हें हॉट पैक देती बोली। हॉट पैक एक पैकेट होता है जिसे हाथ में पकड़कर दबाने से हाथों को गर्माहट मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिंजी ने उसे शुक्रिया कहा और पैक जेजुन के आगे कर दिया। ये लो, तुम्हें भी सर्दी लग रही होगी, उसने कहा तो जेजुन ने पैक पकड़ लिया, लेकिन फिर उसे मिंजी के हाथों में रखकर दबाया। मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है इसकी, उसने मुस्कुराकर कहा और फिर उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। मिंजी ने पहले अपने हाथ में पकड़े पैक को देखा और फिर दाएं हाथ से जेजुन के दोनों हाथ अपनी गोद में रखकर उनमें पैक रखा और फिर अपने हाथ उसके हाथ के अंदर ही रख लिए। चूँकि उसके हाथ जेजुन के हाथों के सामने छोटे से थे इसलिए आसानी से उनमें पैक के साथ पूरे आ गए थे। उसकी हरकत पर जेजुन हैरान हुआ और उसके कंधे से सर उठाकर उसे देखने लगा। ऐसे मत देखो मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मैं अकेली पैक यूज़ करूं, मिंजी ने कहा और फिर खुद उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई। उसके अंदाज पर वो खुलकर मुस्कुराया और उसके सर पर सर टिका लिया। घर से पहले मॉल चलते हैं ताकि कपड़े चेंज कर सकें, वरना बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना, उसने अपने हाथों में मिंजी के हाथों को देखते नरमी से कहा। ठीक है, जैसे तुम कहो, मिंजी ने आंखें बंद करते कहा, जबकि जेजुन भी खामोश हो गया, लेकिन उसकी नज़रें अपने और मिंजी के हाथों पर ही थी, क्योंकि उसका नज़रें हटाने को दिल ही नहीं कर रहा था। कितना खूबसूरत एहसास था
कि उसके हाथों में मिंजी के हाथ थे। वो लोग जब तक मॉल पहुँचे उस वक्त रात के 8:30 हो चुके थे। जो दिल करे वो ले लेना, सोचने समझ की ज़रूरत नहीं, बस उस चीज़ को उठा लेना जिस पर दिल आए। जेजुन ने मिंजी से कहा, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया। लेकिन ये अलग बात है कि उसका इरादा बिल्कुल नहीं था कुछ खरीदने का, सिवाय अभी के लिए चेंज करने वाले कपड़ों के। जेजुन अपने लिए कपड़े देखकर चेंजिंग रूम में चला गया, जबकि मिंजी भी अपने कपड़े उठाकर चेंजिंग रूम में चली गई। और बताओ, तुम्हें क्या लेना है? वो दोनों चेंज करके निकले तो वो उससे बोला, नहीं मुझे और कुछ नहीं लेना, बस अब चलते हैं। मिंजी उसे बोलकर जाने लगी, लेकिन यार तुम कुछ और तो लो, क्रिसमस के तोहफे के तौर पर ही ले लो। वो उसके पीछे पीछे चलता बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, और अगर तोहफे की बात है तो ये कपड़े भी तोहफे के तौर पर रख रही हूँ। मिंजी बिना रुके बोली, लेकिन तभी उसकी नज़र एक हील वाले रेड कलर के जूते पर गई, जो दुकान के शीशे से साफ नज़र आ रहा था। उसे वो जूता इतना प्यारा लगा कि वो अपनी नज़रें ही ना हटा पाई। क्या तुम्हें वो पसंद है? उसकी नज़रें जूते पर देखकर जेजुन ने पूछा। हाँ मुझे वो अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत महंगा है, इसलिए छोड़ो। मिंजी ने उसके नीचे कीमत वाला लेबल पढ़ते कहा और आगे जाने लगी, लेकिन जेजुन उसका हाथ पकड़कर रोक चुका था। ऐसे कैसे छोड़ो? महंगा है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं लेकर दूंगा, जेजुन ने कहा और उसे पकड़कर दुकान के अंदर ले गया। बात सुनो, वो जूता दिखाओ। अंदर जाकर उसने सेल गर्ल से कहा, तो वो ओके सर कहकर वो जूता उनके पास ले आई। जेजुन रहने दो, तुम पहले ही मुझे कपड़े लेकर दे चुके हो। मिंजी ने इनकार किया, लेकिन जेजुन उसे ज़बरदस्ती सोफ़े पर बिठाकर उसके पास नीचे ज़मीन पर बैठा और उसके पाँव से बूट उतारने लगा। मेरी गलती है यार, कपड़े ले दिए लेकिन जूते तुम्हें लेकर दिए नहीं। तुमने कहा तुम्हारे पास बैग में एक्स्ट्रा स्लीपर हैं और मैं चुप कर गया, लेकिन मुझे जूते भी लेकर देने चाहिए थे, जेजुन ने माजरत भरे लहजे में कहा और उसके पाँव से स्लीपर उतार कर उनमें वो रेड हील पहनाने लगा। देखो ये तुम्हें बिल्कुल बुरे हैं और लग भी बहुत प्यारे रहे हैं, जेजुन उसके पाँव में हील देखते बोला। मैं कार्ड से पे करूँगा। वो खड़ा होता बोला तो सेल गर्ल कार्ड पे करने वाली मशीन उसके पास ले आई। वो जैसे ही कार्ड स्वैप करने लगा उसे कुछ याद आया। 1 मिनट रुको ज़रा, उसने सेल गर्ल से कहा और फिर मिंजी की जाने पलटा। सॉरी मिंजी, मैं तुम्हें जूते लेकर नहीं दे सकता, वो माजरत भरे लहजे में बोला तो वो हैरान हुई। क्यों? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। क्योंकि मैंने सुना है अगर किसी को तोहफे में जूते लेकर दो तो वो आपको छोड़कर दूर चला जाता है, जेजुन उसके पास बैठता बोला। कोरिया में वाकई ऐसा माना जाता है। उसका लहजा परेशान था क्योंकि वो उसे जूता लेकर भी नहीं दे सकता था और वो मिंजी को वो जूता छोड़कर जाने भी नहीं दे सकता था। मैं तो पहले ही कह रही थी रहने दो, पर तुम ही ज़िद कर रहे थे। चलो अब उठो, रहने दो, तुम ही ज़िद कर रहे थे। मिंजी उसे बोलकर जूता उतारने लगी, लेकिन जेजुन उसे रोक चुका था। रुको, इन्हें मत उतारो, क्योंकि आज ये जूते तुम लेकर ही निकलोगी यहाँ से, वो बोला और फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल मिलाने लगा। मिंजी नहीं जानती थी उसने किसे कॉल की थी। सेल गर्ल को वो इंतज़ार करने का कह चुका था। कोई 15 मिनट बाद दोहयोन अंदर आया। उसे देखकर मिंजी हैरान हुई। हाँ क्या बात है, क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? वो जेजुन के पास पहुंचकर बोला। ये जूता लेकर दो मिंजी को, उसने जूते की जानिब इशारा करते कहा, जबकि मिंजी हैरान सी उन दोनों का मुंह देख रही थी। तुम क्यों नहीं लेकर दे रहे? उसने मशकूक नज़रों से देखते पूछा। यार मैंने सुना है किसी को जूते लेकर दो तो वो आपको छोड़कर दूर चला जाता है, जेजुन ने वजह बताई। तो बेटा भूल जा के मैं भी लेकर दूंगा, क्योंकि वो मेरी भी दोस्त है और मैं भी इतनी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता। दोहयोन के इनकार पर जेजुन उसका मुंह देखने लगा। तुम दोनों को ही लेकर देने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये जूता इतना भी पसंद नहीं आया, मिंजी ने उससे कहा, लेकिन उन्होंने उसकी
आवाज़ को इग्नोर किया और जेजुन से दोहयोन ने कुछ कहा, जिस पर वो फ़ोन फिर से मिलाने लगा। 15 मिनट और गुजरे तो योना और रियोनो वहाँ पहुँचे। उनको भी वहाँ बुलाने पर मिंजी का दिल किया माथा पीट ले। मगर क्यों यार, तुमने पहले भी तो लेकर दिए थे ना। इस बार भी उन्होंने उन दोनों के ना लेकर देने की वजह जानकर इनकार कर दिया, जिस पर जेजुन और दोहयोन एक साथ बोले, हाँ लेकर दिए थे, लेकिन तब मुझे इस बात का पता नहीं था। अब पता है तो अब नहीं लेकर दूंगी। योना सीने पर हाथ बांध कर बोली, जबकि अब जेजुन और दोहयोन की नज़रें रियोनो पर थीं। सोचना भी नहीं, क्योंकि योना के बाद वो ही मेरी इकलौती दोस्त है। रियोनो ने भी इनकार किया। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये जूते। तुम चुप करके बैठो, समझी? मिंजी ने झुंझला कर कहा, लेकिन आगे से उन चारों ने उसे झटक दिया, जिस पर वो चुप कर गई, जबकि वो चारों सोचने लगे कि अब कौन जूते लेकर देगा। और फिर अचानक जेजुन का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर चमकता नाम देख जेजुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ठीक 20 मिनट बाद उसका नया असिस्टेंट मोबिन वहाँ आया था। सर क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं, क्या मसला है? वो अंदर आता फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए तुम्हें बुलाया। अब आ गए तो चलो अपनी मैम के लिए जूते लेकर दो। जेजुन ने ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा तो उसने मिंजी की जानिब देखा, जो शर्मिंदा से उसे देख रही थी। ये मैम, उसे समझ ना आई। हाँ अब चलो जूता लेकर दो। जेजुन ने दोबारा ऑर्डर किया तो उसने सर हिलाते अपना फ़ोन निकाला और पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम्हारे इसी एहसान के बदले तुम्हारी तनख्वाह डबल हुई। जेजुन खुशी से उसके गले लगकर बोला। सर क्या किसी और को भी जूते लेकर देने हैं? मुझे बताएं, मैं अभी ले देता हूँ। डबल तनख्वाह का सुनकर मोबिन बोला, हाँ नहीं यार, बस यही एक जूता लेकर देना था। जेजुन हंसते हुए बोला। अच्छा तो फिर सर मैं अब जाऊँ? उसने पूछा। हाँ जाओ जाओ, क्रिसमस एंजॉय करो, उसने खुशी से कहा, जिस पर वो सर झुकाकर वहाँ से चला गया। चलो तुम लोग भी जाओ अब अपने अपने घर। सॉरी तुम्हारी फैमिली गैदरिंग ख़राब की। जेजुन उन तीनों से मुखातिब था। अब तो हो गई ख़राब, अब फ़ायदा ये कहने का, अब हम वापस नहीं जा रहे। चलो साथ में कुछ खाने चलते हैं, थोड़ी ड्रिंक करते हैं और इन्जॉय करते हैं। दोहयोन बोला तो जेजुन ने मिंजी की जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या? ये तो अच्छी बात है, चलो फिर चलते हैं, वो खड़ी होती बोली। और फिर सब लोग वहाँ से एक साथ निकले। वो मॉल से बाहर निकले तो बारिश का नामो निशान नहीं था और हैवी बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। अब लग रहा है कि क्रिसमस की रात है, मिंजी मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर सब ने उसकी बात की तायीद की। सो रीडर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि नहीं आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएँ। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखिएगा। हम मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।